दोस्तों, मैं शावेज़ खान एक बार फिर लेकर आया हूं आप सब के लिए रेट्रो शावेज़ के यादों के रूहानी किस्से। हिंदी सिनेमा की बहुत ही पॉपुलर सिंगर सुमन कल्याणपुर जी के ये मधुर गाने तो आप सब ने ज़रूर सुने होंगे। अक्सर उनकी आवाज़ को लोग लता मंगेशकर जी की आवाज़ समझ लिया करते थे क्योंकि दोनों की आवाज़ों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी। आज का जो किस्सा मैं लेकर आया हूँ ये जुड़ा है हिंदुस्तान और चाइना की लड़ाई पर। जब साल 1962 में ये लड़ाई ख़त्म हो गई तब भारत के लगभग सभी ही लोगों का ध्यान या तो रेडियो की तरफ जाता था या हिंदी सिनेमा की तरफ जाता था। लड़ाई ख़त्म हो जाने के बाद लोगों में जागृति बनाए रखने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कुछ करना था, कोई ऐसा गाना लिखना था। और उन दिनों में दो गाने काफ़ी ज़्यादा सुने जा रहे थे। एक तो था मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, जिसको लिखा था शकील बदायूनी ने। इस गाने की तर्ज बनाई थी नौशाद साहब ने। गाने के बोल थे, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बाद में ये गाना फिल्म लीडर में रखा गया और बहुत कामयाब रहा था। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। दूसरा गाना जो कि बहुत लोगों के दिलों को छू रहा था वो था सिंगर मुकेश साहब का गाया हुआ, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जो कि राज कपूर जी पर फिल्माया गया था। इस गाने को लिखा था शैलेंद्र साहब ने और इसका संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। ये दो गाने मेल वर्जन के थे। अब एक ऐसा गाना लिखा जाना था जिसको कोई महिला गायक, कोई फीमेल सिंगर गाए, और तब लिरिक राइटर कवि प्रदीप जी से एक गीत लिखने को कहा गया। लेकिन ये फ्री में गीत लिखवाने वाली बात थी, मतलब कवि प्रदीप ये गाना लिखते मगर इसका उनको कोई भी पैसा नहीं मिलना था। तो कवि प्रदीप का कहना है कि वो ये गाना लिखने से बच रहे थे क्योंकि उनको फ्री में लिखना था। लेकिन आखिरकार वो पकड़े गए और उनसे एक गीत लिखवाने को कहा गया जो कि महिला सिंगर गाए। तब कवि प्रदीप पूरी रात सोचते रहे कि ऐसा कैसा गीत लिखा जाए कि जो ज़्यादा एनर्जेटिक भी ना हो और कोई फीमेल सिंगर अच्छे से गा ले। तब उन्होंने सोचा कि इस लड़ाई में किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति शामिल हुआ है, घर से निकला मगर वापस नहीं लौटा, तो क्यों ना इसी पर एक गाना लिखा जाए, दो आंसू बहाकर उन सब जवानों को श्रद्धांजलि दी जाए। इसी को आधार बनाकर उन्होंने एक गीत लिख दिया, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। इस गाने को उन्होंने लिख दिया और ये गाना पहुंचा सी रामचंद्र जी के पास। उन्होंने इस गीत की बहुत अच्छी सी धुन बना दी और इस गाने को गवाने के लिए सबसे पहले चुन लिया गया था सिंगर सुमन कल्याणपुर जी को। सुमन कल्याणपुर जी ये गाना पाकर बहुत ही खुश थीं और उन्होंने इस गाने की बहुत जम के प्रैक्टिस की थी। उनसे कहा गया था कि उनको ये गीत उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ये गीत गाना है। और सुमन कल्याणपुर जी इस गाने को तैयार करने में लग गईं, इसकी प्रैक्टिस में जुट गईं। और वो दिन आ गया जब सुमन कल्याणपुर जी को ये गीत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने गाना था। इस सुनहरे पल का सुमन कल्याणपुर बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जैसे ही सुमन कल्याणपुर नेहरू जी के सामने गईं तब उनसे कहा गया कि वो ये गीत नहीं गाएंगी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जो गीत उन्होंने तैयार किया है वो गाना सुमन कल्याणपुर नहीं गाएंगी, उनको कोई और गीत गाना है पंडित नेहरू के सामने। ये सुनकर सुमन एकदम सदमे में थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुमन काफ़ी हैरान थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस गाने की उन्होंने इतनी मेहनत लगन से अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की है, तैयार किया है, उसे आखिर क्यों उनसे छीन लिया गया और ये गाना किसी और सिंगर को क्यों दिया जा रहा है।
सुमन कल्याणपुर जी ने कोई और गीत गाया, लेकिन वो आज तक समझ नहीं पाई हैं कि इस गाने को उनसे क्यों छीन लिया गया, उनसे क्यों अलग कर लिया गया। और फिर इस गाने को दिया गया था सिंगर लता मंगेशकर जी को, और 27 जनवरी 1963 को लाल किले पर लता जी ने इस गाने को हज़ारों लोगों के सामने गाया था। कवि प्रदीप के शानदार दिल को झंझोड़ देने वाले बोल, लता जी की मधुर मेलोडियस आवाज़, श्री रामचंद्र जी का शानदार संगीत, जब ये लोगों के सामने आया तो लोगों की आंखें भर आई थीं। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। क्योंकि इस गाने ने सबके रूह को झंझोड़ के रख दिया था। न जाने कितने शहीदों का गम भरा था कवि प्रदीप ने अपने इस अनोखे भारत के इतिहास के सबसे बड़े गाने में, जो हमेशा के लिए अमर है और शहीदों की याद दिलाता रहेगा। लेकिन सुमन कल्याणपुर जी को ये गीत नहीं मिल पाया, और इस किस्से का जिक्र उन्होंने एक इंटरव्यू में भी किया था, जो कि ये रिपोर्ट एक न्यूज़पेपर में प्रिंट भी हो चुकी है। सुमन कल्याणपुर जी को तो आज तक इस गाने का ना मिलने का अफसोस रहा है और रहेगा। कई जगहों पर यह बात भी सामने आई है कि इस गाने को सिंगर आशा भोसले जी से भी गवाने के लिए कहा गया था, और आशा जी ने इसकी प्रैक्टिस भी की थी। कहीं कहीं ये बात भी मिलती है, खुद लता जी ने भी इस बात को एक इंटरव्यू में बताया था कि लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों मिलकर इस गाने को गाने वाली थीं और प्रैक्टिस भी की गई थी। फिर ऐन मौके पर आशा भोसले जी ने अपने आप को इस गाने से अलग कर लिया था, और उनको बहुत मनाया गया था कि वो इस गाने में लता जी के साथ गाएं, लेकिन आशा जी नहीं मानी थी और लता जी को ये गीत अकेले ही गाना पड़ा था। एक इंटरव्यू में जब आशा भोसले जी से इस गाने के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने इस बात को टाल दिया था। साल 1963 में जब ये गाना लोगों के सामने आया था तो भारतीय सेना के लिए इस गाने के ज़रिए करीब 2 लाख रुपए इकट्ठा किए गए थे, जो कि आज की डेट में करीब 1 करोड़ 70 या 80 लाख रुपए होते हैं, जो कि भारतीय सेना में खर्च किए गए थे। और ख़ास बात यह भी है कि इस गाने से मिलने वाली जितनी भी रॉयल्टी है वो सारी की सारी शहीदों की विधवाओं को दी जाती है, और विकलांग बच्चों में इसकी रॉयल्टी को खर्च किया जाता है। खुद कवि प्रदीप की भी यही आखिरी इच्छा थी कि इसकी सारी रॉयल्टी विकलांग बच्चों में या शहीदों की विधवाओं में दी जाए। तो आपका इस गीत के बारे में क्या कहना है? अगर ये गीत सुमन जी गाती, आशा जी गाती, तो आपको कैसा लगता? लता जी ने गाया तो बहुत शानदार गाया। आप सबकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।